अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है फंक्शन ऑफ किडनी। ये आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कैटेगरी के क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, ये आपको लॉन्ग कैटेगरी में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी। तो बेटा ये आपके पास पूरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा और आपने इसके अंदर अटेम्प्टेशन कैसे करनी है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना होगा। बेटा इसके अंदर मेन हेडिंग आपकी आएगी फंक्शन ऑफ किडनी, जिसके अंदर आपने ये लाइन एज इट इज लिखनी होगी। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। ओके, ये लाइन आपको एज इट इज लिखनी होगी सबसे पहले। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज द यूरिन फॉर्मेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। और इसके बाद फिर हेडिंग्स आप देंगे और हेडिंग्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आपके पास पहली हेडिंग आएगी ग्लोमेरुल प्रेशर फिल्ट्रेशन। इस पे हेडिंग आएगी प्रेशर फिल्ट्रेशन। ये आप हेडिंग देंगे बेटा प्रेशर फिल्ट्रेशन। सेकंड हेडिंग आपके पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की आएगी। सेकंड हेडिंग आप बनाएंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड हेडिंग आपके पास ट्यूबुलर सिक्रेशन की आएगी, जो बेटा आपके पेज के ऊपर लास्ट पे स्टार्ट हो रही होगी और ये आपके नेक्स्ट पेज तक जाएगी। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन ये हेडिंग आपकी आएगी। ट्यूबुलर सिक्रेशन की हेडिंग आएगी। इसके बाद आपके पास ये डायग्राम है जो आपने इसके साथ बनानी होगी। ठीक है, डायग्राम मस्ट है। डायग्राम की प्रैक्टिस आपको लाजमी तौर पे करनी होगी। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो बेटा आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूरा नहीं होगा जब तक आप इसकी डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम मस्ट है लॉन्ग के साथ। तो ये बेटा आपके लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन है। शॉर्ट में इसके अंदर यही हेडिंग्स आपको शॉर्ट में भी आ सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो हमारा जो सबसे पहला है द फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है बेटे, फंक्शन ऑफ किडनी में किडनी के दो मेन फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन प्रोड्यूस करना। और इसका ये जो दूसरा फंक्शन होता है वो है बेटा ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन। ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन का मतलब है कि इसने वाटर सॉल्ट्स इनके लेवल को मेंटेन रखना होता है। ठीक है, ये ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन होगा। और यूरिन फॉर्मेशन ये इसका मेन फंक्शन है। अब देखिए बेटा ये जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ठीक है, ये मेनली किडनी जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेगी। अब इसके अंदर जो 3 स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, दे आर दी 3 मेन स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है बेटा। और वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? इसके अंदर से अभी हमने जो पहला स्टेप डिस्कस करना है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब देखिए बेटा ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है ये इसका पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा इस प्रोसेस के अंदर ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है ये प्रोसेस किडनी के अंदर कहाँ पे होगा? हमने एक बात बोली थी कि जो निफ्रॉन है ये किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अब देखो बेटा किडनी के अंदर जो रीनल कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल, ये बेटा मेन वो पॉइंट है जहाँ पर रिनल प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। यानी कि जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है ना, बेसिकली ये प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होता है? ये प्रोसेस कंप्लीट होगा इन रिनल कैप्सूल, रिनल कैप्सूल के अंदर। ठीक है, रिनल कैप्सूल यानी वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के अंदर ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा, जिसे हम प्रेशर फिल्ट्रेशन का नाम दे रहे हैं। अब देखें बेटा ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है इसमें क्या होता है कि जो आपके पास ब्लड है, ठीक है, वो बेटा आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो है वो एक प्रेशर के साथ एंटर होगा। यहाँ पर मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मेरे पास लेट्स सपोज बेटा वोमेन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं। अब देखो बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर ये छोटे छोटे से पॉइंट्स बने हुए हैं जिन्हें हम लोग कैपिलरीज का नाम देंगे कि ये बेटा इसके अंदर कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये इसके अंदर कैपिलरीज हैं। अब देखो बेटा इसके बाहर हमने पढ़ा था कि वोमेन कैप्सूल जो है ना वो इसको कवर कर लेता है। जब वोमेन कैप्सूल इसको कवर कर लेता है तो जो कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा हम इसे नाम देते हैं कि ये बेटा वोमेन कैप्सूल जब इसको चारों तरफ से यूँ कवर कर लेगा लाइक दिस।
ठीक है, ये अब बोमैन कैप्सूल ने इसको चारों तरफ से कवर कर लिया है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को। अब देखो बेटा, होता ये है कि जब यहाँ से जो ब्लड है वो एक प्रेशर के साथ आता है, ठीक है। प्रेशर कहाँ से मिलेगा ब्लड को? जब आपका हार्ट बीट करता है तो हार्ट एक फोर्स लगाता है ब्लड के ऊपर, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और वही फोर्स जब वो ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर लगाता है तो विच इज नॉन एज ब्लड प्रेशर। तो वही ब्लड प्रेशर जब किडनी के अंदर ब्लड एंटर होता है तो बेटा किडनी के इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड प्रेशर के साथ एंटर होगा ना, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि बेटा यहाँ से यूरिया आगे चला जाएगा, वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये बेटा तमाम चीज़ें यहाँ से आगे पास हो जाती हैं। सिर्फ यहाँ पे अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो वो है ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स, ठीक है। यानी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो है वो सिर्फ दो चीज़ें रह जाती हैं, एक है बेटा ब्लड सेल्स और दूसरा है प्रोटीन्स। क्योंकि ये आगे नहीं जा पाएंगे, इसकी वजह ये होती है क्योंकि बेटा यहाँ पर साइज छोटा होता है कैपिलरीज का, ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को आगे नहीं जाने देंगे। तो इसलिए मेजॉरिटी आप कह लो कि जो ब्लड है, ठीक है, वो 99% जो है वो फिल्टर हो जाता है। इसमें से सिर्फ ब्लड और ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स यहीं पे रह जाएंगी, बाकी तमाम जो पोर्शन है जिसमें यूरिया है, वाटर है, यूरिक एसिड है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें आगे बोमैन कैप्सूल में पास हो जाती हैं। और हम इस पूरे यानी कि जो मटेरियल बोमैन कैप्सूल में चला जाता है, हम इसे एक और नाम देंगे और वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। हम इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। देखो बेटा, याद रखिएगा कि जब आप किसी चीज़ की फिल्ट्रेशन करते हैं ना, जैसे कि ये मेरे पास अगर एक सोल्यूशन है, मैं अगर इसकी फिल्ट्रेशन करता हूँ, तो बेटा फिल्ट्रेशन के वक्त जो चीज़ फिल्टर होकर आगे चली जाती है, ठीक है, जो चीज़ फिल्टर होकर आगे पास हो जाती है, हम इसे फिल्ट्रेट का नाम देंगे। यानी कि फिल्ट्रेट बेसिकली क्या है? फिल्ट्रेट जो है वो आपके पास वो मटेरियल है जो कि फिल्टर होकर आगे चला गया, हम उसे फिल्ट्रेट का नाम देंगे। ओके बेटा, तो फिल्ट्रेट इज अ मटेरियल जो फिल्टर होकर आगे चला जाता है। तो इसी तरह जो मटेरियल बोमैन कैप्सूल में दाखिल हो जाएगा, वो तमाम मटेरियल जो है वो बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाएगा, क्योंकि ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्टर होकर आगे आया है। ये रहा पहला स्टेप, जिसे हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कह रहे हैं, जो रीनल कैप्सूल में कंप्लीट होगा। अब आपकी बुक की वर्डिंग आपको क्या बताती है, आते हैं इसको जरा देखते हैं। तो वो आपसे कहता है दी फर्स्ट स्टेप, ठीक है, यहाँ से the first step is a pressure filtration. When blood enters the kidney via the renal artery, it goes to many arterioles and then to glomerulus. कि भाई जब ब्लड किडनी में एंटर होता है तो पहला स्टेप इसमें प्रेशर फिल्ट्रेशन का होगा, जिसमें ब्लड किडनी में एंटर होता है बाय रिनल आर्टरी, फिर वो आर्टियोल में डिवाइड होता है और फिर फाइनली ग्लोमेरुलस में डिवाइड हो जाएगा। The pressure of blood is very high and so most of the water, salts, glucose, urea, blood is forced out of glomerular capillaries. अब वो ये कह रहा है कि भाई इसमें जो ब्लड है, ठीक है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें वाटर है, सल्यूट्स है, इसके अलावा बेटा मिनरल्स, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तमाम चीज़ें ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बाहर निकल जाती हैं और बोमैन कैप्सूल में एंटर हो जाएंगी। The material passes into Bowman's capsule and is now called glomerular filtrate. जो मटेरियल आगे चला गया है, हम उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दे देते हैं जी। अब देखो बेटा, जब ये तमाम मटेरियल जो है ना वो अब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब हम बात जो कर रहे थे वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के हवाले से। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मैंने बताया कि ये डिफ्यूजन की मदद से होगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होगा और ऑस्मोसिस की मदद से होगा। अब देखिए बेटा, जो तमाम मटेरियल है, ठीक है, ये अब तमाम मटेरियल जो है ना वो आगे की जानिब भरेगा और आगे जो है वो लूप ऑफ हैंडले में एंटर हो जाएगा। जैसे ही ये तमाम मटेरियल लूप ऑफ हैंडले में नीचे की तरफ आएगा, डिसेंडिंग की तरफ, तो यहाँ से सबसे पहले बेटा जो वाटर है वो बेटा इन कैपिलरीज के अंदर जो है ना वो डिफ्यूज करना शुरू कर देगा। यानी कि जो वाटर है इसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैंडले से स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर जितना बॉडी को वाटर रिक्वायर्ड होगा वो तमाम का तमाम वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बेटा इसे दोबारा ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है। और जब ये तमाम मटीरियल आगे की जाने जाएगा यानी कि असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैंडले की तरफ, तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा जो सॉल्ट्स हैं, जो डिफ्यूजन की मदद से जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और इन्हें भी कैपिलरीज के अंदर एंटर कर दिया जाएगा ताकि ये तमाम चीज़ें जो है वो ब्लड में दोबारा से शामिल हो जाएं। इस तरह से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर अब ये समझ लें कि 99% जो है वो बेटा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था, ठीक है, वो 99% रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है
सिर्फ 1% जो है वो वहाँ पर रह जाएगा, जो कि बेटा यूरिन का पार्ट बनेगा, विच इज़ कॉल्ड यूरिन। अब बेटा जैसे ही ये तमाम मटेरियल आगे की जानिब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की तरफ जाएंगे, तो हम इन तमाम मटेरियल्स को, ठीक है, एक तरह से वेस्ट मटेरियल कंसीडर करेंगे, क्योंकि जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो वहाँ से कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर ली गई है। लेकिन अगर फिर भी बॉडी को अगर वाटर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो बेटा वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से भी, जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, वहाँ से भी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसे वापस एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जब एक दफ़ा मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये आगे इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है, तो जब एक दफ़ा मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला गया, तो बेटा वो मटेरियल दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। नाउ इट इज़ टोटली वेस्ट मटेरियल एंड इट इज़ कॉल्ड यूरिन, हम इसे यूरिन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड स्टेप है जो कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहलाएगा, और बेटा ये इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब अगर मैं आपकी बुक के ऊपर देखता हूँ, तो बुक आपकी कहती है द सेकंड स्टेप इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग रेनल ट्यूब्यूल। अब ये जो 99% है, ये आपके पास एमसीक्यू स्टेटमेंट में भी आ सकता है। इट occurs through osmosis, diffusion and active transport। और बेटा ये सारा प्रोसेस जो है वो कैसे होगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होगा, इसे डिफ्यूजन की मदद से होगा और ऑस्मोसिस की मदद से होगा। ये डिपेंड होगा कि बेटा वो कौन सी चीज़ है और कैसे उसको रीअब्जॉर्ब करना है। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब इसके अंदर क्या है बेटा कि बहुत ज़्यादा जो वाटर है और जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया जाता है फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से इनकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, the salts are reabsorbed by active transport, then water follows by osmosis। अब वो कहता है कि भाई जो इसमें salts हैं, इन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से एब्जॉर्ब किया जाएगा, और फिर बाद में वाटर जो है वो इन्हें फॉलो करेगा विद बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस की मदद से। ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया है कि वाटर उधर ही जाएगा जहाँ सल्यूट कंसंट्रेशन हाई होगी। द डिसेंडिंग limb loop of Henle allows the reabsorption of water, while the ascending limb loop of Henle allows the reabsorption of salts। अब बेटा जो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले है, वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को, और जो असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले है वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्ट्स को। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है, जो पॉइंट आ रहा है, वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब इस ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, देखिए बेटा अभी भी ब्लड के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बाकी होते हैं जो कि आपके यानी कि कह लो कि अभी भी उनको रिलीज करना ज़रूरी है। अब उसकी वजह क्या है, ये मैं आपको यही पे समझाता हूँ। देखिए बेटा, अब वो तमाम चीज़ें दोबारा से ब्लड में एब्जॉर्ब तो हो गई हैं, और ब्लड के अंदर जो उसकी कंपोजिशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड की पीएच है ना, इसको भी चेंज होने का खतरा होता है कि ये ब्लड की पीएच चेंज हो सकती है। इस वजह से आपकी ये जो बेटा ब्लड कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज में से भी कुछ मटेरियल जो है ना, वो बेटा इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर ऐड कर दिया जाता है, जिसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जबकि आपकी वहाँ पे तो रिमूव नहीं हुई थी फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, लेकिन यहाँ से उन प्रोटीन्स को निकालकर आपके यूरिन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो जो प्रोटीन है, जो वेस्ट है, वो आपकी वहाँ से रिमूव हो जाए। नंबर टू, इसके अंदर से कुछ सॉल्यूट्स हैं, पार्टिकल्स हैं अभी भी, जो आपके ब्लड में से निकलकर कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाते हैं, ताकि इसकी वजह ये होती है ताकि बेटा जो आपका ब्लड का पीएच है ना, ये पीएच चेंज ना हो। और ये पीएच आपको पता है कि शुड बी मेंटेन एट 7.4। ठीक है, इसे 7.4 पर मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटे, तो ये 7.35 या 7.45 के दरमियान में होनी चाहिए, क्योंकि अगर पीएच चेंज होती है ना, तो इससे आपकी बॉडी का सारा सिस्टम जो है वो खराब हो सकता है। इसलिए तमाम चीज़ें ब्लड से भी आपके दोबारा से इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर एंटर कर दी जाती हैं, और हम इसे नाम देंगे ट्यूबुलर सिक्रेशन का। अब आपकी बुक के ऊपर मैं आ रहा हूँ, और आपकी बुक आपको कहती है द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल again allows the reabsorption of water into the blood। ठीक है, the third step is tubular secretion। different ions, creatinine, एक प्रोटीन का नाम है ये creatinine, it is a protein, urea etc are secreted from the blood into the filtrate in the renal tubule। this is done to maintain the blood at normal pH। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि बेटा कुछ आइंस, कुछ यूरिया, क्रेटिनाइन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके ब्लड से निकलकर रीनल ट्यूब्यूल में एंटर होती हैं, ताकि आपके ब्लड की पीएच जो है उसको मेंटेन रखा जा सके एट 7.35 टू 7.45। ओके बेटा, तो ये आपके पास एमसीक्यू में भी आ सकता है कि नॉर्मल ब्लड पीएच क्या होती है, तो 7.35 टू 7.45। ठीक है,
और दी थर्ड स्टेप जो है वो यहाँ से इसका ट्यूबुलर सिक्रेशन की हेडिंग आप दे दें। और ये आपके पास एमसीक्यू है, जो बॉक्सेस आपके पास लिखे हुए हैं ना इसके ऊपर साइड बॉक्स कि दी फाइनल स्टेज यूरिन इज अबाउट दी 1% ऑफ ओरिजिनली फिल्टर्ड वॉल्यूम, यानी कि जो यूरिन है वो सिर्फ 1% होता है, क्योंकि 99% जो है वो अभी आपने पढ़ा वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। तो 1% जो है वो सिर्फ क्या रह जाता है, विच इज called urine. The typical volume of urine produced by average adult is around 1.4 लीटर पर डे। तो ये भी एमसीक्यू है कि बेटा एक जो अडल्ट बॉडी है या जो ह्यूमन है वो नॉर्मली 1.4 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करता है इन अ डे। ओके बेटे, ये डायग्राम है, इसके साथ मैंने आपको बता दी है। और इसके नीचे आपको एक टेबल नज़र आएगा, वो टेबल क्या है, वह द नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। ठीक है बेटा, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि राइट द नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन अकॉर्डिंग टू नासा रिपोर्ट। ये नासा जो है ये वही नासा है जो आपने जानते हैं। ठीक है, तो जी बेटे ये इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ना एक रिपोर्ट जारी की हुई है जिसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि जो यूरिन है उसकी नॉर्मल कंपोजिशन क्या होगी। इसमें से ये तमाम जो आपके पास वैल्यूज लिखी हुई है एमसीक्यूज में भी आई हुई हैं बोर्ड के अंदर, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आई हुई है। वाटर इसमें 95% होना चाहिए, यूरिया 9.3 होना चाहिए, क्लोराइड आइंस 1.87 होना चाहिए, पोटेशियम सोडियम आइंस 1.17 होने चाहिए, और बेटा पोटेशियम 7.75 होना चाहिए। और बेटा जो दूसरे आइंस हैं इट शुड बी वेरिएबल अमाउंट्स, इनके अमाउंट्स वेरिएबल होनी चाहिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपके पास एमसीक्यूज में आ सकती हैं। यहाँ पर आपका ये जो है वो खत्म हो जाता है, और ये लास्ट लाइन जो है वो आपकी सेपरेट आएगी बिना किसी हाइडिंग के। ठीक है, अबव द मेंशन स्टेप द फिल्टर प्रेजेंट in the renal tubule is known as urine. It moves into collecting ducts and then into pelvis। तो यहाँ पर आपका ये